हाय फ्रेंड्स, राम राम। और कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो भारत का इतिहास का शुरू में हमें चैप्टर वाइज लेते चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे डेली क्लासेस दे, ना दे ले देंगे तो देंगे ही। लेकिन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत की इतिहास की। तो सबसे पहले अगर हम आ जाएं तो आ जाते हैं भारत के इतिहास पे। तो देखिए देखिए जैसा कि हमारा क्या है, भारत है, ठीक। अब भारत का अगर हम बात करें, जो उत्तर में हिमालय से लेकर, हिमालय कहाँ है, यहाँ पे है, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, ठीक। दक्षिण में समुद्र तक एक उपमहाद्वीप है जिसे भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। और क्या कहते हैं, जिसे महा, और इसका अर्थ क्या होता है? भारत देश। क्या होता है? भारत देश। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है, यानी क्या हो जाता है इसका? भारत की संतानें। और अगर हम बात करें यहीं पे कि जो है, जो ये हमारे देश में बहुत सारे यूनानी भारत आए थे, उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया था इंग्लिश में। तथा मध्यकालीन जो मुस्लिम आए थे, उन्होंने इतिहासकारों ने, उनके जो इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा, ठीक है। लेकिन हमारा भारत क्या है? भारत ही है। अगर आप बात करेंगे जो है संविधान में, तो संविधान में आपको भारत भारत शब्द ही मिलेगा, ना कि कहीं इंडिया मिलेगा, ना कि हिंदुस्तान मिलेगा। स्टार्टिंग में ही आप लोग देखेंगे ना, तो हम भारत के लोग ऐसे करके आती है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। भारत के इतिहास को क्या कहा जाता है? पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? भारत का देश होता है। और क्या कहते हैं कि जो है, जो यूनानी थे, उन्होंने भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। और मध्यकालीन मुस्लिमों ने क्या कहा था? हिंद और हिंदुस्तान कहा था। लेकिन अगर हम बात करें, जो भारतीय इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन 3 नामों से जाना जाता है। बात करते हैं सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत क्या है तो देखते हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो इसमें जो भी धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, उनसे मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं। तो ये जो प्राचीन इतिहास के ग्रंथ हैं, इसमें सबसे पहला क्या है? धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पूरा तत्व है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम किस पे? धर्म ग्रंथ पे। तो धर्म ग्रंथ क्या है देखते हैं। तो देखिए, धर्म ग्रंथ होते क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है? अगर पूछा जाए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक है। सबसे धर्म, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। और इसके लिखने वाले कौन कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो वेद को लिखने वाले कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन में ही आके पूछ लेते हैं कि वेद जो व्यास थे, इनका पूरा नाम क्या है। तो इस चीज़ को भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है, तो देखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि हाँ, इनका नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। और भी लगता है पीछे। बात करते हैं वेद, तभी जानते हैं कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। यजुर्वेद दूसरा वेद है। सामवेद तीसरा वेद है। और अथर्ववेद ये सबसे चौथा और सबसे बाद का वेद माना जाता है, ठीक है। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, वेद को लिखने वाले कौन हैं? तो वेद को लिखने वाले हैं आपके कृष्ण द्वैपायन। बात करते हैं ऋग्वेद की। सबसे, आप देखिए, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब अगर हम बात करें इसी ऋग्वेद के बारे में, तो इसकी जो ऋचाएं होती हैं, अब पूछ लिया जाए से ऋग्वेद कहते किसे हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को
ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? वेद कहा जाता है। ठीक है। वही बात करें हम कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 180 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। तो याद रखिएगा, पूछता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितनी सूक्तियां हैं? 1028 हैं। और पूछा जाए कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 हैं। वहीं अगर हम पूछा जाए कि ये होत्र, होत्र क्या होता है? होत्र जो है कि देखिए, होत्र की अगर हम बात करें तो होत्र क्या होता है? होत्र वह उन्हें कहते हैं जो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं। ठीक है। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। अगर हम बात करें कि एक आपने सुना होगा ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जो तीसरा मंडल था उन्होंने लिखा था, उस तीसरे मंडल को क्या कहते हैं? उस तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता होते हैं, और सूर्य देवता समझ रहे थे, लेकिन उसमें जो है क्या, सॉरी, सूर्य देवता तथा सावित्री देवी को समर्पित गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ये होता है ना, ये वाला मंत्र जो है सावित्री देवी को समर्पित है। अगर उसे हम बात करें 9वें मंडल में, तो 9वें मंडल में जो देवता होते हैं वो कौन से हैं? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, सोम देवता का उल्लेख है। और अगर हम बात करें कि देखिए, फिर से देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है। 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता देवी सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। बात करते हैं फिर 10 की बात क्या आता है? 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। बात करते हैं 8वें मंडल की, तो 8वें मंडल में क्या है? देखिए, 8वें मंडल में है क्या कि जो हस्तलिखित ऋचाएं हों उन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कभी कभी शायद पूछ सकता है कि ये खिल क्या चीज़ होती है, तो इस चीज़ को पॉइंटेड कीजिएगा कि खिल जो है, जो हस्तलिखित ऋचाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, जिसमें वर्ण विभेदित है, वर्ण मतलब ये जाति धर्म वाला। ठीक है, तो इसमें पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण में विभाजित है। अच्छा, ये 4 वर्ण कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ठीक है, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ये 4 वर्ण हैं, और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के नाम से वर्णित हैं। अच्छा, ये जो मतलब जो चतुस्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ही किसमें प्राप्त है? ऋग्वेद में प्राप्त है। ऋग्वेद में किस मंडल में प्राप्त है? 10वें मंडल में प्राप्त है। क्या नाम है? पुरुष सूक्त नाम है। कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 4 वर्णों में। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, हम बात करें कि जो अगर ये माना जाता है कि जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, ये जो है जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से जो निकले हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। वहीं जो उनकी भुजाओं से निकले हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, और जो जांघ से निकले हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है, और जो चरणों से निकले उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो पुजारी के काम आते हैं, क्षत्रिय योद्धा होते हैं, रक्षक के काम आते हैं। बात करते हैं जो वैश्य होते हैं उन्हें चरवाह, किसान, व्यापारी, शिल्पकार कहा जाता है। शूद्र जो होते हैं वो खेल मजदूर, नौकर, खेतों में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, देखिए, बात करते हैं इसी ऋग्वेद में जो इंद्र होते हैं, इंद्र के लिए 250 ऋचाएं, और जो अग्नि होते हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। जैसे कि हमने बताया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्व वेद है। ठीक है, अब आ जाते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के पाठ को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद को पढ़ने वालों को कहा जाता है अधर्व्य। ठीक है, बात करते हैं इसी की, तो इसमें जो शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों
तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद में किया गया था। ठीक है, और इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं, जैसे कि हमने बताया। लेकिन अगर हम बात करें इसी में, मतलब यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है, तो कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद में होता क्या है, इसमें मंत्र और बलि के अनुपालन के नियमों का संकलन पाया जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम, इसके बाद कौन सा वेद है, आ जाएंगे सामवेद पे। तो ये सामवेद पे अगर हम बात करें तो जो इसको यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। अब गाई किसे जाते हैं? गाना को गाए जाते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। मतलब जो संगीत होते हैं, संगीत मुख्य रूप से किससे निकले हैं? सामवेद से निकले हैं। तो कौन सी चीजें हैं ये? संगीत है। ठीक है, तो बात करते हैं संगीत कहाँ से निकले? सामवेद से। धर्म या ये मंत्र और बलि के जो अनुपालन होते हैं, इनको संचालन के नियमों का कहाँ पे लिखा गया? यजुर्वेद में। लेकिन इन सारी चीजों को और कहाँ लिखा गया है, ये बात करते हैं आगे स्लाइड पे, जो कि हमारा लास्ट और चौथा जो है वेद है, अथर्ववेद। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अथर्ववेद की। इसमें जो अथर्व ऋषि, ठीक, जो अथर्व ऋषि द्वारा इस वेद में, टोटल वेद की अगर हम बात किया जाए तो लिखने वाले वेद व्यास हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे पार्ट को लिखने वाले कौन थे? अलग अलग ऋषि थे। तो वैसे ही अथर्ववेद की जो अथर्व ऋषि द्वारा रचित था, इस वेद में होता क्या था? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों में संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों विश्वासों में संबंध मंत्र तथा मनुष्यों के द्वारा जो मनुष्य के द्वारा जो विचार होते हैं, मनुष्य, हर एक मनुष्य का विचार अलग अलग होता है, उनके विश्वास भी अलग अलग होते हैं, अंधविश्वास भी अलग अलग होते हैं, इत्यादि का वर्णन किसमें किया गया था? अथर्ववेद में। आपसे क्वेश्चन पूछता है, 4 वेद दे देंगे। ठीक है, पूछा जाएगा कि जादू टोना किस वेद से संबंधित है, किस वेद से निकला है, तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है, बात करते हैं अथर्ववेद में ही जो है एक सबसे अजीब बात थी कि जो ये कन्याएं के जन्म की निंदा करता था। ठीक है, तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें, इसी में सभा और समिति को प्रजापतियों की 2 पुत्रियां कही गई हैं। ठीक है, बात करते हैं वेदांग की। तो आप लोग जानते हैं वेदांग कितने होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये 6 वेदांग होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। ठीक है, तो ये पुराणों से मिलता है। देखिए कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किससे मिलता है? पुराणों से मिलता है। तो ये पुराण अधिकतर 3 ही हैं, जो है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो इसके रचयिता लोमहर्ष कौन थे? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रावा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 18 है। किस चीज की? पुराणों की संख्या। तथा जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो देखिए, बात करते हैं पुराण के और उनसे संबंधित लोगों की, वंश की। तो ये जो विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन से संबंधित है, वायु पुराण है ये गुप्त वंश से संबंधित है। बात करते हैं कि जो स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो देखा जाए कि जो पुराण होते थे, अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत के श्लोकों में लिखे जाते हैं। लेकिन होता क्या था कि जो स्त्रियां और शूद्र होते थे, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें वेद पढ़ने की
मनाही थी, वे पुराणों को केवल सुन सकते थे। ठीक है, जैसे कोई वाचन करता हो वो दूर से केवल सुन सकते थे, और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करता था। अब सोचिए डिस्टेंस तो कितना होता होगा, लेकिन कौन कौन से वैश्य और शूद्र ये सब सुन सकते थे, छू नहीं सकते थे। अगर हम बात करें तो जो स्त्री की सबसे सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी, ठीक है, अगर हम बात करें जो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति एक मैत्रेयी संहिता थी। ठीक है, मैत्रेयी संहिता थी, वो किससे प्राप्त थी? वो प्राप्त थी जो है, एक मिनट, पेन चेंज हो जाए। देखिए, तो कौन सी संहिता थी? मैत्रेयी संहिता थी। कहने का मतलब है जैसे कि जो गृहियों की स्त्रियों की दुर्दशा थी, उनकी स्थिति उनकी एक किसी ने लिखी थी, मैत्रेयी संहिता, ठीक है, से प्राप्त होती थी। लेकिन अगर हम बात करें लिखा क्या गया था, उसमें लिखा ये गया था कि जिसमें स्त्रियां की स्थिति जुआ और शराब की भांति पुरुषों के तीसरे दोष बताए गए थे। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? स्त्री की सर्वाधिक गृह अवस्था मैत्रेयी संहिता में पाई जाती है। स्त्रियों को पुराण पढ़ने की मनाही थी, सुनने की नहीं, वो दूर से इसको सुन सकती थी। और हम अगर बात करें जो सतपथ थे, सतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का, सतपथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता था। अब ये कह देते होंगे लेकिन मानता तो कोई नहीं था काफी जगह, और अभी भी देखिए घरों में छोटी छोटी चीजों बातों पे स्त्रियों की स्थिति कहीं कहीं दशा होती है अभी भी। बात करते हैं जातक के बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की, जो भगवान बुद्ध थे, उनकी पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। वैसे अगर हम बात करें तो जो बुद्ध की दो दिशाओं में वर्णित थी, एक हीनयान थी, एक महायान थी। ठीक है, तो जो ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ एक मतलब इसमें अलग अलग थे, ये वो प्रणाली थी, हीनयान और महायान दो भाग में विभाजित थी। इन दोनों भागों की अगर हम बात करें, जो ये एक हीनयान थी उसकी एक प्रमुख ग्रंथ थी जिसे कथा वस्तु कहा गया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और हम बात करें जो है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से होता था, और जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता था। वहीं अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ठीक है, ठीक, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य व विष्णुगुप्त थे। और अगर हम बात करें, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तथा बात करते हैं आगे चल के हम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। ठीक है, समझिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ जी ने किया था। ठीक, तो सब आप देखिए, मतलब जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, जो कुछ भी हुई थी पीछे, उनको संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। अगर हम बात करें, कल्हड़ की ही पुस्तक थी राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक कौन सी? राजतरंगिणी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिला है। ठीक है, बात करते हैं अरबों की, जाने दीजिए। फिर बात करते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का नाम आप सुनते आ रहे हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, कई बार रट भी चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा विशेष जानिएगा इनके बारे में। तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। ठीक, पूछा जाए कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, तो पाणिनि जी ने लिखा है। लेकिन इसी अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले इतिहास तथा राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि लिखा है। ये व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती थी। ठीक है, बात करते हैं कात्यायन की। ये भी जो है आप इनका नाम सुने हैं, पाणिनि, कात्यायन, ये सबसे। ठीक, और तो कात्यायन की एक गार्गी संहिता थी जो एक ज्योतिष ग्रंथ थी। ठीक, कात्यायन भी जी ने जो है गार्गी संहिता लिखी थी, जो एक ज्योतिष ग्रंथ थी। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले जो भी आक्रमण थे, यमन आक्रमण थे,
उनका उल्लेख किससे मिलता था? गार्गी संहिता से मिलता था। गार्गी संहिता को कौन लिखा था? कात्यायन ने लिखा था। ठीक है। और अगर हम बात करें शुरू से एक बार देखेंगे तो हो जाएगा कि विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य एवं छंद। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कुछ प्रमुख जानकारियाँ, मतलब जो भारत में आए थे, सुने होंगे ना, टेसियस, फाहियान, ये सब चीज़ों। तो बात करते हैं हम यूनानी, जो यूनान से आए हुए लेखक थे, मतलब उन्होंने जो लिखे थे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में? टेसियस के बारे में। किसके बारे में? टेसियस के बारे में। अब ये कौन है भैया? नए आदमी। टेसियस। टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है। कौन था? ईरान का राजवैद्य टेसियस था। इसने जो है भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय रहा। मतलब इसमें वो चीज़ें जो डाला था उस पर कोई विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके लिखने का तरीका सबसे आश्चर्यजनक था। दूसरा बात करें हेरोडोटस। हेरोडोटस को भी आप सुने हैं। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता था। इनकी पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका थी। ठीक। हेरोडोटस का इतिहास का पिता कहा जाता था और इनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी तथा ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया था, परंतु इसका विवरण भी अनश्रुतियाँ और अफवाहों में थी। मतलब जो ये टेसियस थे, हेरोडोटस थी, इन्होंने दोनों ने जो है लिखा था। ठीक है। लेकिन दोनों के जो कथन थे वो विश्वास नहीं किए जा सकते थे। लेकिन जो हेरोडोटस थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। बात करते हैं मेगास्थनीज की। ये भी यूनानी दार्शनिक था। लेकिन यह जो है, जो राजदूत था, किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था तथा इसने अपनी पुस्तक इंडिका, ठीक, इसकी क्या पुस्तक थी? इंडिका पुस्तक थी। इंडिका में ही जो है क्या मिला था? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय का उल्लेख मिला था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी? इंडिका थी। उसकी पुस्तक में मिलता क्या था? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में मिलता है। फिर डायोनिसियस। डायोनिसियस कौन था? डायोनिसियस की अगर हम बात करें तो यह जो है मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेप्स का राजदूत था। किसका था? डायोनिसियस मिस्र के नरेश टॉलमी फिलडेप्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। बात करते हैं फिर टॉलमी की। टॉलमी 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखा था? टॉलमी ने भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। बात करते हैं पिल्नी की। ये पिल्नी ने साहब ने क्या लिखा था? इन्होंने कहा था कि जो भारत है, ये जो भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण था। और इनकी एक जो बुक थी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। तो टॉलमी की पुस्तक कौन सी थी? भारत का भूगोल था। पिल्नी की कौन थी? नेचुरल हिस्ट्री थी। डायोनिसियस जो है किसका राजदूत था? टॉलमी फिलडेप्स का था। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी? इंडिका थी। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था और इसकी पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका थी। ठीक है। बात करते हैं टेसियस की। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। ठीक है। बात करते हैं अलग लेखकों की, तो आ जाते हैं चीनी लेखक। तो सबसे पहले होते हैं फाहियान साहब। फाहियान एक चीनी यात्री था। ये जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, याद सुनिए ध्यान से, फाहियान एक चीनी यात्री था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के
दरबार में आया था। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। और इन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश की जनता होती है वो बहुत सुखी और समृद्ध है। ठीक है। फाहियान जो है चीनी यात्री था, नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी जो इसने जानकारी कहाँ की दी थी, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी थी। और अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वो सुखी और समृद्ध है। फिर बात करते हैं संगुन का। संगुन का उद्देश्य जो है क्या था, ये भी यात्री थे ही। ठीक है। लेकिन 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में, इसने कितने वर्ष यात्रा की, 3 वर्ष यात्रा की थी। 3 वर्ष यात्रा करके बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। मीन टू से बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेटेड था। 1518 ईस्वी में आया था। फिर बात करते हैं हेंग सॉन्ग। हेंग सॉन्ग ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। किसके काल में, आपसे पूछा जाए कि हेंग सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था, तो हेंग सॉन्ग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। लेकिन हेंग सॉन्ग जो है 629 ईस्वी में, ठीक, हेंग सॉन्ग 629 में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत का एक राज्य था कपिसा, कपिसा पहुंचा। लेकिन कपिसा पहुंचने के बाद भारत में 15 वर्ष तक रहकर, ठीक है, भारत में कितने वर्ष रहा, 15 वर्ष तक ठहर कर 645 में चीन वापस लौट गया। ठीक है। हेंग सॉन्ग था, कब आया था, भारत में आया था। कब आया था, 629 में आया था और 645 में ये भारत वापस लौट गया। अब हम बात करें, जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें उसने अध्ययन करने तथा भारतीय बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हमारे भारत से ये सभी लोग जो है बहुत सारी चीज़ें लेके गए हैं, खासतौर पे ग्रंथे लेके गए हैं और बहुत सारे रत्न लेके गए हैं। लेकिन अगर हेंग सॉन्ग की बात करें तो हर्षवर्धन शासन के काल में भारत आया था। हेंग सॉन्ग क्या बोलते हैं 629 में चीन से भारत आया था। लगभग 15 वर्ष तक रहा, 645 में गया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के तथा जो भी बौद्ध ग्रंथ थे उसको एकत्रित करके वापस लेके गया तथा इसके भ्रमण का वृत्तांत, किसके, हेंग सॉन्ग के भ्रमण का वृत्तांत एक इसकी बुक थी, कौन थी, CU की, इनकी एक बुक थी CU की। इस बुक में हेंग सॉन्ग ने जितने भी यात्राएं की, जो भी उसने घटनाएं की, वो सब चीज़ें वृत्त थे। लेकिन CU की में 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है। CU की किसकी पुस्तक है, हेंग सॉन्ग की है। 138 देशों का विवरण मिलता है तथा हर्षकालीन समाज के नाम से जाना जाता है। और यह जो हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है तथा इनके अनुसार, मतलब हेंग सॉन्ग के अनुसार, सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है। इनके अनुसार जो सिंध प्रदेश प्रांत थे उसका राजा शूद्र माना जाता था। ठीक है। बात करते हैं चौथे जो राइटर थे, इत सिंह। अब ये कब भारत आए थे, ये जो 7वीं शताब्दी का अंत हो रहा था उस समय ये भारत आए थे। कौन, इत सिंह जो है 7वीं शताब्दी के अंत के समय भारत आए थे। और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। ठीक है। मतलब इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। ठीक है। लेकिन इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया और उस समय जो भारत का स्थिति कैसी थी उसका भी वर्णन किसने किया था, इत सिंह ने किया था। बात करते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं अरबी लेखकों के बारे में जिनका आप नाम सुने होंगे, अलबरूनी। ठीक है। तो अलबरूनी का आप नाम सुने होंगे, इनके बारे में बात करते हैं। अब ये अलबरूनी जो महमूद गजनबी था उनके साथ ही भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, ठीक, अरबी भाषा में उसकी 2 चीज़ें थी। एक किताब उल हिंद थी, क्या थी, किताब उल हिंद,
दूसरी क्या थी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज, ठीक है। ये किसकी पुस्तक थी, अल-बरूनी की थी, ठीक है। और इसमें क्या था, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या चीज़, इनकी दोनों पुस्तकें। और इसमें विस्तृत ग्रंथ है, एक क्या है, पूरा बढ़िया ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्ति कला और कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि, इन सब चीज़ों को 80 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, अल-बरूनी ने। किसकी पुस्तक में, अल-बरूनी की पुस्तक में। कौन सी दो बुकें थी, किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद। फिर बात करते हैं इसमें राजपूत जो थे उनको कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला है। किसने डाला है, अल-बरूनी ने। अब फिर से सुनिए, अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनकी दो कृतियां थी, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता ये भी जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। इनका भी क्या था, इनकी जो यात्रा वृत्तांत थी उसको लिखा किसमें गया गया, रिहन्ना में लिखा गया। किसमें, रिहन्ना, ठीक है, सॉरी, रिहन्ना में लिखी गई। अब रिहन्ना है क्या, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के, ध्यान से सुनिए, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन, रिहन्ना। किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है। लेकिन 1333 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, कौन, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसने दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर लिया। कौन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को उनकी विद्वत्ता के लिए 1333 में दिल्ली का काजी चुन लिया गया था, ठीक है। कौन था, इब्न बतूता था। और अल-बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के संग भारत आया था। और कुछ लास्ट में ये हैं अन्य लेखक जिन्हें तारानाथ और मार्को पोलो कहा जाता है। मार्को पोलो की अगर आप पढ़े होंगे तो जो है 10th वगैरह में शायद इनके कुछ हैं, ठीक है। मार्को पोलो, निकोलो पोलो याद आ रहा हो तो, ठीक है। बात करते हैं अन्य लेखक कौन थे, तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक थे, ठीक है। कौन, तिब्बती लेखक थे। इन्हें कंगूर और तंगुर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कंगूर क्या होता है, तंगुर क्या होता है भाई, जिसको पता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। कंगूर और तंगुर नाम की 2 रचनाएं की थी। अब ये कंगूर और तंगुर किसकी रचना है, तारानाथ की। कौन था, ये तिब्बती लेखक था। इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मार्को पोलो की बात करें, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा करता था और इसने बेरड पांड्य इतिहास के बारे में लिखा। तो ये मार्को पोलो, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भारत की हिस्ट्री इतनी है, कल और किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।